अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है हमने मिड तक अपनी एचटीएमएल को कंप्लीट कर लिया हुआ है, हमने सीएसएस को कंप्लीट कर लिया हुआ है, हम जावास्क्रिप्ट को भी देख चुके हैं, जेक्वेरी को भी हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। जेक्वेरी के बाद हमने बूटस्ट्रैप को किया था, यानी कि इन 5 चीज़ों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी और बूटस्ट्रैप, ठीक है। और आपका जो मिड था वो इन्हीं चीज़ों के बारे में था। आज हम स्टार्ट करेंगे पीएचपी के बारे में। पीएचपी बेसिकली सर्वर साइड लैंग्वेज है, यानी कि ये सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है और आपको रिजल्ट्स जो है ना यूज़र को सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट करने के बाद वो रिजल्ट्स बेसिकली आपके ब्राउज़र के ऊपर सिर्फ डिस्प्ले करती है, ठीक है। बाकी HTML, CSS क्या करती है कि आपका ब्राउज़र उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। वो एक फाइल की फॉर्म में आपके पास आती है फ्रॉम द सर्वर और आपका ब्राउज़र उसको डिस्प्ले करता है। लेकिन जो PHP लैंग्वेज है ये बेसिकली सर्वर के ऊपर ही एग्जीक्यूट होती है और इसके लिए एक सर्वर रिक्वायर्ड होता है ताकि आप इस लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें वैम्प सर्वर या जैम्प सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और वो जो वैम्प सर्वर है वो बेसिकली उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि वो किस तरह से इंस्टॉल करना है और कहाँ से इंस्टॉल करना है आपने, ठीक है। फर्दर उसके बाद चलेंगे हम पीएचपी के ऊपर कि पीएचपी को किस तरह से हम कोड कर सकते हैं, ठीक है। और अभी देखते हैं कि पीएचपी बेसिकली क्या चीज़ है। PHP इज अ सर्वर स्क्रिप्ट लैंग्वेज एंड अ पावरफुल टूल फॉर मेकिंग डायनामिक एंड इंटरेक्टिव वेब, ठीक है। तो डायनामिक वेब यहाँ पे लिखा हुआ है। डायनामिक वेब का क्या मतलब है कि PHP की मदद से आप एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जो कि डायनामिक हो सकती है, जो कि अपने आप को चेंज कर सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे चेंज कर सकती है, जैसे कुछ चीज़ें आपने डाटाबेस के अंदर सेव करवाई हुई हैं, ठीक है, और वो डाटाबेस से आप फेच करते हैं और फेच करने के बाद आप उसको एनरिच कर देते हैं ऑन द वेब, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट को डायनामिक कर लेते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है रिगार्डिंग, मे बी इसमें इमेजेस भी आ सकती हैं, इसमें आपका जितना भी वेबसाइट का कंटेंट होता है जिसमें अबाउट अस और बाकी और चीज़ें वो आ सकती हैं, आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आ सकती हैं, ठीक है। तो पीएचपी हेल्प करती है आपको आपकी वेबसाइट को डायनामिक करने में और इंटरेक्टिव करने में। इंटरेक्टिव मतलब यूजर उसको उसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करता है, ठीक है। इंटरेक्टिविटी हम कहते हैं कि जिस वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी नहीं है उसमें क्या है, यूजर का इंटरेस्ट भी कम होता है। PHP is a widely used free and efficient alternative to competitors such as Microsoft ASP, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट की एक लैंग्वेज है ASP, उसके बरक्स जो PHP है वो फ्री है, एफिशिएंट है और एक अल्टरनेटिव है। ये क्यों पॉपुलर है, इसकी एक पॉपुलैरिटी की वजह है फ्रीवेयर है ये, ठीक है। फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। करंटली इसमें जो वर्जन इसका अवेलेबल है वो 7.3 अवेलेबल है और बाकी 5.1, 7 पॉइंट आई थिंक 0 और 7.1 ये जो हैं ये ऑब्सलीट हो गए हैं, इनको अब कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तो ज़्यादातर जो है वो 5.6 पे थे पहले PHP और वहाँ से ये 7 पे शिफ्ट हुए हैं और 7 के बाद 7.3 जो है ना वो स्टेबल एक PHP वर्जन है, ठीक है। अच्छा, फर्दर चलते हैं। PHP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर से पहले, यानी कि जिसको हमने डिफाइन किया कि ये सर्वर साइड है, तो सर्वर साइड का मतलब ये है कि ये पहले प्रोसेस होती है और फिर हमें नजर आती है, ठीक है। तो प्री प्रोसेस पहले से प्रोसेस होके हाइपर टेक्स्ट जो भी हम उसमें डिफाइन किया होता है वो हमें दिखाती है।
PHP इज अ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सारी बात है, फ्रीवेयर है तो ये ओपन सोर्स है। PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, ये हम बात कर चुके हैं कि ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो जितने भी स्क्रिप्ट PHP के अंदर लिखे जाते हैं वो पहले सर्वर के ऊपर रन होते हैं। PHP इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। PHP के साथ हम कर क्या सकते हैं? PHP कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट्स, ठीक है। PHP कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर, ठीक है। PHP की मदद से हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ओपन, रीड और बाकी चीज़ें भी उनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कैन कलेक्ट डाटा फ्रॉम, यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए भी यूज़ की जा सकती है, जैसे कि हमने जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया था, ठीक है। और उसके बाद सेंड एंड रिसीव कुकीज़, ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डाटा इन योर डाटाबेस, ठीक है। डाटाबेस के अंदर भी जो है हम इसको यूज़ करते हैं डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए, डाटाबेस की एंट्रीज को फेच करने के लिए, अपडेट करने के लिए। PHP कैन यूज टू कंट्रोल यूजर एक्सेस, ठीक है। एंड एनक्रिप्टेड डाटा भी हम इसमें यूज कर लेते हैं, हम एनक्रिप्ट कर देते हैं डाटा को PHP की मदद से। PHP runs on वेरियस प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि विंडोज है, लिनक्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे रन करती है और कंपैटिबल विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर्स यूज टुडे, और जिसमें अपाची सर्वर आ जाता है, IIS सर्वर्स आ जाते हैं। इन सारे सर्वर्स के ऊपर क्या है, PHP कंपैटिबल है इन सब सर्वर्स के साथ। और स्पोर्ट्स वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस, फ्री। और ये PHP की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो php.net है, ठीक है। जैसे कि सभी की एक कोई ना कोई एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं, तो आप PHP के रिगार्डिंग PHP की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनकी हेल्प आप php.net से ले सकते हैं, ठीक है। PHP is easy to learn and run efficiently on your server side. जो बेसिक इसका सिंटैक्स है PHP का, वो ये है कि हम जो टैग स्टार्ट करते हैं PHP को, वो हम लेस देन साइन क्वेश्चन मार्क PHP लिखते हैं, और क्लोजिंग टैग जो होता है इसका क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन साइन होता है, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों टैग्स के दरमियान में जो भी कोड हम लिखते हैं वो बेसिकली PHP के कोड को लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी हमने PHP का कोड लिखना है तो हमने क्या करना है कि स्टार्टिंग टैग PHP का लिखना है और क्लोजिंग टैग लिखना है, ठीक है। उसके दरमियान में जो भी हम PHP का कोड लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। ये बेसिक सिंटैक्स है PHP को लिखने का। उसके बाद फर्दर हम चलेंगे, जैसे कि हमने C++ में कोडिंग की थी, तो हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग जैसे हमने की थी कि हम स्क्रिप्ट टैग के दरमियान में जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं, इसी तरह हम PHP की भी स्क्रिप्टिंग को देखेंगे कि किस किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। तो PHP को ज़रा थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर योर डायनामिक वेब्स। दूसरा, आप लोग जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। अगर आप कहें कि आपके प्रोजेक्ट को सबसे पहले जो स्टेजेस हैं, वो क्या स्टेजेस हैं आपके प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करने की, या किसी भी प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करने की, उसको एज अ प्रॉपर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने की, कंप्लीट करने के, वो यही हैं स्टेप्स कि आप सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं एक वेबसाइट को, ठीक है। और उस वेबसाइट को या एप्लीकेशन को आप डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह की फील आएगी, किस तरह की लुक आएगी आपकी वेबसाइट की। उसके बाद आप उस वेबसाइट को कन्वर्ट करते हैं HTML के अंदर, और CSS के साथ उसकी फील को इक्वलेंट जो है इक्वल करते हैं जो कि आपने डिज़ाइन किया होता है। आपने जो डिज़ाइन किया है, जहाँ पे आपने मेन्यू रखे हैं वहाँ पे आप मेन्यू रखते हैं HTML के अंदर, और CSS के साथ उसको जो है वो स्टाइल करते हैं। और HTML और CSS बेसिकली यूज़ करते हैं आप बेसिक स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद उसकी इंटरेक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं आप यूजिंग जावास्क्रिप्ट, यूजिंग jQuery, यूजिंग दिस PHP।
और PHP के साथ ऐसे भी यूज करते हैं कि आप फॉर एग्जांपल एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसके दो पैनल्स हैं, एक फ्रंट पैनल है, एक बैक पैनल है। फ्रंट पैनल वो पैनल जो यूजर को नजर आएगा या विजिटर को नजर आएगा, ठीक है। लेकिन बैक पैनल पे क्या होगा, बैक पैनल पे वो एडमिन्स के पास होता है बैक पैनल। वो बैक पैनल क्यों होता है कि एडमिन्स क्या करते हैं कि अपने फ्रंट पैनल को यूज फ्रंट पैनल को डिसाइड करते हैं कि फ्रंट पैनल के ऊपर क्या क्या चीजें आएंगी। मतलब कि मेन्यू है तो मेन्यू में अगर उन्होंने होम, अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट डाला हुआ है, ठीक है, वो कल को ये डिसाइड करते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताना है, तो वो बैक पैनल पे एडिट कर सकते हैं अपने मेन्यू को, अपने स्लाइडर्स को, अपने कंटेंट को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, रिगार्डिंग उनके पूरी कंप्लीट वेब के, वो बैक पैनल से उसको मोल्ड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसमें से चीजें रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो तब हमें जरूरत पड़ती है PHP की, जो कि एक फ्रीवेयर। हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि ये फ्रीवेयर है और बहुत एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है। और इसमें आप जो है वो डायनामिक वेब्स बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे PHP के जो है ना फ्रेमवर्क्स आते हैं, लेकिन हम फ्रेमवर्क्स को बाद में एट द एंड जो है ना वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फ्रेमवर्क्स जो है ना PHP के ऊपर बेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम पहले PHP को बेसिकली जानेंगे, ठीक है, इसको स्टडी करेंगे। उसकी रीजन ये है कि जब तक हम PHP की बेसिक्स को नहीं सीख लेते, तब तक हम जो हैं वो अगर किसी भी फ्रेमवर्क को भी उठाते हैं, उसमें कोई काम करते हैं, तब तक हम वो काम नहीं कर सकते, यानी कि हम उसकी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें PHP के कोड के बारे में नहीं पता है। हम अगर उस फ्रेमवर्क को अपनी वेबसाइट के लिए या अपने प्रोजेक्ट के लिए पिक करते हैं, लेट्स सपोज, तो हम उसमें उसको मोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसकी बैकएंड पे जो प्रोग्रामिंग हो रही है उसका पता नहीं है, ठीक है। तो PHP को इसलिए हम थॉरोली डिस्कस करेंगे, थॉरोली इसके अंदर जो चीज़ें हैं PHP के अंदर हम कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। बाकी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है, तो सी प्लस प्लस के अंदर लूप्स हैं, स्विचेस हैं, फंक्शंस आप क्रिएट कर सकते हैं, अरेज हैं, वहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, मैथ के बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स हैं, डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। किस तरह से आप आउटपुट कर सकते हैं सी आउट लेट्स सपोज, और किस तरह से आप यूजर से गेट कर सकते हैं से इन। तो हम ये सारी चीजें जो हैं वो देखेंगे, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट फेज पे हम ये चलेंगे कि किस तरह से हम PHP को यूज करते हुए डिफरेंट वैलिडेशंस कर सकते हैं। थर्ड फेज पे हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम डेटाबेस के साथ जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग PHP, किस तरह से हम डेटाबेस को बना सकते हैं। क्योंकि आपने PHP के बाद आपका जो कोर्स आउटलाइन है उसमें MySQL भी है, ठीक है। तो SQL सीखनी है हमने, तो हम जब SQL PHP को इतना सीख लेंगे कि हम इजीली PHP में काम कर सकते होंगे, तो हम क्या करेंगे कि साथ ही डेटाबेसिस के ऊपर शिफ्ट करेंगे, और डेटाबेसिस के साथ हम PHP को इन्वॉल्व करेंगे और फिर यूज करेंगे दोनों को। PHP की मदद से जो है ना डेटाबेसिस को क्रिएट करेंगे, डेटाबेसिस के अंदर एडिट करेंगे फाइल्स को, ठीक है, उसके कंटेंट को और उसकी फील्ड्स को, और फिर जो है वो उसको यूज करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। अच्छा, आपकी कोर्स आउटलाइन में एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी है, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दिया जाएगा आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है। तो आपने उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी कंसिडर करना है और उनको कंप्लीट करना है बिफोर योर फाइनल एग्जाम, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप सबने नाम सुना हो माइक्रोमीडिया फ्लैश, फ्लैश के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता था। वो सॉफ्टवेयर क्या करता था कि आपकी जब ये जेक्वेरी नहीं थी, आप अपनी वेब के अंदर एनिमेशंस इंक्लूड करना चाहते थे, तो आप माइक्रोमीडिया फ्लैश का जो स्क्रिप्ट है उसको यूज करते थे। उसको यूज करने के बाद आप क्या करते थे कि अपनी वेब को एनिमेट कर लेते थे। कंप्लीट वेबसाइट्स भी माइक्रोमीडिया फ्लैश में बनती थी, और कुछ सर्टेन पार्ट भी बन सकता था, जैसे कि स्लाइडर सिर्फ बन गया, ठीक है। अब
स्टैटिक वेब से जब डायनामिक वेब की तरफ सफर शुरू हुआ तो लोगों ने पसंद किया कि हम अपने वेब को डायनामिकली जब मर्जी बैठ के उसको चेंज कर सकें, तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि स्टैटिक वेब के लिए आपको एक डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है समटाइम्स, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है। आप डेवलपर को कंटेंट सेंड करते हैं, डेवलपर आपको चार्ज करता है या कुछ ऐसा, ठीक है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि वंस आप थोड़ा सा ज़्यादा पे कर दें वेब के लिए और एक डायनामिक वेब ऑफर करें, बनवा लें अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने ब्रांड के लिए। तो बाद में क्या करें, खुद ही से उसके अंदर चेंजेस करते रहें जब आपको रिक्वायर्ड हो। उससे क्या होगा कि आपकी वेब पे हमेशा जो है वो फ्रेश कंटेंट मिलेगा, चेंज कंटेंट मिलेगा लोगों को, ठीक है। तो अब जब माइक्रोमीडिया फ्लैश आपका इस तरह से रन करता है कि वो बैकएंड पे एक एक्सएमएल फाइल उसको रीड आउट करता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करता है कि वो डिस्प्ले कर देता है सारे कंटेंट को। अब माइक्रोमीडिया फ्लैश क्योंकि एक स्टैटिक वेब के तौर पे आया था और इसमें जितनी भी एनिमेशंस थी वो इंटरेक्टिव थी, लोग पसंद करते थे उसको। तो इसका फिर अल्टरनेट ये था कि हम पीएचपी को यूज़ करते थे, साथ में एक डेटाबेसेस को यूज़ करते थे और कोशिश करते थे, एक बैक पैनल बनाते थे। और वो बैक पैनल क्या करता था कि यूज़र को ये अपॉर्चुनिटी देता था कि वो अपनी कंटेंट को चेंज कर सके इन द डेटाबेसेस। और जब डेटाबेसेस में कंटेंट चेंज हो जाता था तो वंस कोई भी चेंज होती थी डेटाबेस के अंदर, तो उस चेंज के साथ ही एक नई एक्सएमएल फाइल जनरेट होती थी जो कि आपका माइक्रोमीडिया फ्लैश रीड करता था, ठीक है। तो हम पीएचपी की मदद से क्या करते थे कि उस एक्सएमएल फाइल को जनरेट करवाते थे जब भी कोई चेंज होती थी डेटाबेसेस के अंदर, ठीक है। और इस तरह से हम क्या करते थे कि एक स्टैटिक वेब को, माइक्रोमीडिया फ्लैश को हम डायनामिक कर लेते थे। ये एक ऐसी एग्जांपल मैं आपको कोट कर रहा हूँ जो कि रेयर पॉसिबिलिटीज में आती थी कि यार माइक्रोमीडिया फ्लैश को कैसे हम जो है ना वो कर सकते हैं। एक सिंपल वेब को तो आप कर सकते हो ना, कि उसके अंदर कोई वो चीज़ नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है कि दरमियान में एक मिडिल मैन है जो कि एक्सएमएल फाइल है, ठीक है। तो आप पीएचपी को यूज़ करते हुए पहले तो एक्सएमएल फाइल को रीजनरेट करवाते थे और रीजनरेट करवाने के बाद आप फिर जो है वो आपका माइक्रोमीडिया फ्लैश जो है वो अपडेट होता था, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने कोडिंग साइड पे, ठीक है। पीएचपी की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है कि पीएचपी करती क्या है। अब हम आ जाते हैं हमारे कोडिंग साइड पे। हम थोड़ा सा सिंटैक्स को देख लें और ये देखें कि पीएचपी हमें क्या क्या ऑप्शंस देती है। मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लूँ और साथ में आप लोगों का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं जब तक के सॉफ्टवेयर ओपन होता है। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पे हम क्रिएट न्यू करेंगे। क्रिएट न्यू के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि हम कौन सी फाइल बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम HTML बना रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट HTML। अगर CSS की फाइल बना रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट CSS।
और इसी तरह जब हम PHP के अंदर काम करना चाहेंगे तो हम क्या फाइल की एक्सटेंशन हम होगी हमारी .php, ठीक है। और लाइक अच्छा अब जो PHP की एक्सटेंशन की फाइल है, पहले तो इसको सेव करते हैं हम। ये हम अपने रेगुलर फोल्डर्स के अंदर वीक 9 के नाम से index.php, ठीक है। तो index.php को हम जब क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि हम वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, तो वेबसाइट्स क्या करती हैं कि वेबसाइट्स बेसिकली HTML दिखाती है हमें। जब भी हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या विजिबल होता है, हमारे पास, अच्छा इसके लिए मुझे क्योंकि सर्वर की जरूरत है तो मैं आपको शेयर करता हूँ कि ये किस तरह से व्यू कर रही है, ठीक है। वेबसाइट ब्राउजर के ऊपर हमें ये व्यू आ रहा है, ठीक है। हालांकि ये HTML है, ठीक है। HTML कोड को यहाँ पे क्या नजर आना चाहिए, किस तरह से नजर आना चाहिए कि बिल्कुल जिस तरह से हम किसी भी एक वेबसाइट को विजिट करते हैं तो HTML कोड क्योंकि ब्राउजर्स रीड करते हैं। अब क्योंकि एक्सटेंशन इसकी .php है तो इसने क्या करना है कि इसने एक्सक्यूट होना है सर्वर के ऊपर, और सर्वर के ऊपर एक्सक्यूट होने के बाद ये क्या करेगी कि ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, और जो रिजल्ट आएगा वो एक HTML फाइल के तौर पे हमारे ब्राउजर के पास आएगा, ठीक है। वो हमें नजर PHP ही आएगी, लेकिन क्योंकि वो सर्वर के थ्रू आ रही है फाइल तो वो हमें क्या करेगी, वो एग्जीक्यूट होने के बाद HTML कंटेंट शो करेगी। अदरवाइज अगर हम इस तरह से ओपन करेंगे इसी फाइल को तो क्या होगा, होगा ये कि वो फाइल हमें एज अ टेक्स्ट नजर आएगी, ना कि वो हमें जो हमने उसमें कोड किया हुआ है HTML का वो नजर आएगा, ठीक है। तो हम वापस आते हैं कोड में और इस फाइल को सेव करते हैं, जैसे कि अच्छा वैम्प सर्वर के बारे में आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया है पहले। वैम्प सर्वर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है पहले। जी, वैम्प सर्वर के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया। सर थोड़ा सा इंट्रो दिया था आपने। मैंने ये बताया था कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ कैसे करना है। सर नहीं, ये नहीं था बताया आपने, बस ये बताया था वैम या जैम्प हम क्यों यूज करते हैं बस। ठीक है, अच्छा जी। आज पहले ये देखते हैं कि वैम्प सर्वर हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। हाँ जी, मैंने प्रोजेक्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं ना यहाँ पे उन लोगों को बताया है, ठीक है। तो उन लोगों को पता है कि किस तरह से हमने वैम्प सर्वर को डाउनलोड करना है, क्योंकि वो उनके लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि वो पहले उन्होंने वेब डेवलपमेंट के हवाले से कोई भी जो है वो क्लासेस नहीं ली हुई, उनका कोर्स नहीं था पहले। तो उनकी हेल्प के लिए तो उनको मैं PHP भी जो है वो डेटाबेसेस भी बता चुका हूँ, PHP के हवाले से भी ये कुछ चीज़ें अपडेट कर चुका हूँ। कम्प्लीटली थॉरोली नहीं कर चुका, लेकिन फिर भी इतनी इनफ मैंने बताई हैं ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमने किस तरह से पहले तो वैम्प सर्वर को डाउनलोड करना है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च कर लें वैम्प सर्वर, ठीक है। आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे डिफरेंट सर्वर्स, डिफरेंट वेबसाइट्स आपको नजर आएंगी, ठीक है। वैम्प सर्वर की अपनी जो वेबसाइट है कुछ अर्सा पहले चल नहीं रही थी, लेकिन आज चेक कर लेते हैं क्या वो वर्किंग में है, ठीक है।
तो वैम्प सर्वर की अब जो वेबसाइट है वो वर्किंग में है, आप यहाँ से वैम्प सर्वर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज कुछ अर्सा पहले हम जब कंटिन्यूसली इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से डाउनलोड कर सकें हम, तो पॉसिबल नहीं हो रहा था कि इनकी वेबसाइट किसी वजह से हमें हमेशा डाउन ही मिलती थी, ठीक है। तो वैम्प सर्वर आप अकॉर्डिंगली, अगर आपका 64 बिट है पीसी तो आप 64 बिट वैम्प सर्वर डाउनलोड कर लें, अगर आपका 32 बिट है तो आप 32 बिट वैम्प सर्वर को डाउनलोड कर लें। अच्छा, वैम्प सर्वर के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है, आपका अपाची सर्वर होता है, ठीक है। उसका जो भी लेटेस्ट वर्जन इस वैम्प सर्वर के अंदर होगा 3.2.0 के अंदर, ठीक है। पीएचपी के डिफरेंट वर्जन इंक्लूड होते हैं, 5, 7, 7.4, ठीक है। और साथ में आपकी डेटाबेसेस के जो डिफरेंट वर्जन हैं वो PHP माई एडमिन उसका जो वर्जन है, ठीक है। बाकी हमें किसी की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, सिवाय हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है अपाची सर्वर, PHP, और साथ में मारिया डीबी और PHP माई एडमिन, और लास्ट पे हमें माई सीक्वल की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम इसको ओपन करते हैं, इसमें आप इजीली जो है इसको फिल अप करके तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको फिल किए बगैर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन डाउनलोड डायरेक्टली। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या है, डाउनलोड शुरू हो जाएगी। ये तकरीबन आई थिंक 50+ MBs की है फाइल शायद। आप इसको डाउनलोड करें। अच्छा, मैं एक और वेबसाइट जो है मैंने सर्च की थी, लेट मी सी, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगा आज व्हाट्सएप के ऊपर भी, ठीक है। तो अभी फिल वक्त के लिए थोड़ा सा ये समझ लें कि आपने वैम्प सर्वर को डाउनलोड करना है। आप अगर उस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वहाँ पे आप डिफरेंट वर्जन्स हैं, यानी कि अगर वैम्प सर्वर है, आप चाहते हैं वैम्प सर्वर जो आपने डाउनलोड किया है उसके अंदर आपका जो अपाची सर्वर है वो लेटेस्ट नहीं है, तो आप लेटेस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप उस वेबसाइट को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। आप एक बैच को भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप अलग से इन सारी चीज़ों को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें और इसको इंस्टॉल कर लें। कोशिश करें कि आपका जो वैम्प सर्वर है वो लेटेस्ट वर्जन का हो, ठीक है, उसका, ताकि हम जो भी काम करें तो वो लेटेस्ट वर्जन के अंदर हो, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी जो PHP माई एडमिन का वर्जन है वो लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसका फायदा ये होगा कि हम इजीली जो है ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करते हुए भी डेटाबेसेस को डिजाइन कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि वो जो उसके लास्ट वर्जन है उसमें वो डेटाबेसेस का जो ग्राफिकल इंटरफेस है वो नजर नहीं आता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि PHP माई एडमिन का जो वर्जन 5 है वो एटलीस्ट आपके पास हो, ठीक है। तो वापस जाते हैं, देखते हैं कि जिस पे हमने क्लिक किया है कि उसके अंदर PHP माई एडमिन का फाइल है, ये 512 MB की फाइल है। तो अब मैं यहाँ से इसको करके तो आप लोग क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे अपने पीसीस के ऊपर। इसमें जो PHP माई एडमिन है वो 4.9 है। आई डोंट नो कि ये जो वेबसाइट इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे अपडेटेड है कि नहीं, लेकिन ये कि मैं आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर जो वेबसाइट शेयर करूंगा वहां से आप लेटेस्ट वर्जन्स जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं फॉर एनी अपाची के लिए या PHP में एडमिन के लिए, या PHP का कोई रिलेटेड वर्जन है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, होगा क्या कि आपकी डेस्कटॉप के ऊपर, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, स्क्रीन 1, ठीक है।
होगा क्या कि आपकी डेस्कटॉप के ऊपर इस वक्त आपको मेरी पूरी डेस्कटॉप नजर आ रही है, ठीक है। आपकी डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे ये वैम्प सर्वर विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके तीन रंग होते हैं, ठीक है। तीन रंग कौन कौन से होते हैं कि ये ग्रीन कलर में क्या होता है कि एक्टिव होता है, ठीक है, सर्वर रनिंग फेज में होता है, ठीक है। अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ तो इसका कलर देखें चेंज हो जाता है रेड में, ठीक है। और इसका ऑरेंज जो कलर है वो होता है इन बिटवीन ऑफ, यानी कि आप समझ सकते हैं इसको कि ना ये स्टॉप में है ना ये रनिंग फेज में है, यानी कि वो प्रोसेसिंग के अंदर होता है, यानी कि आप कह लें कि वो बूट हो रहा होता है तो आपका सर्वर, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं तो आप देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा जब हम इसको जब ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्टिव होने के बाद जब ये ग्रीन हो जाए, ठीक है, ये ऑरेंज कलर हो गया क्योंकि ये प्रोसेसिंग में है, बूट फेज में है, अब ये ग्रीन हो गया, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम रहती है सर्वर के अंदर, इंस्टॉलेशंस के अंदर या कुछ ऐसा, तो ये रेड फेज में रहता है या ऑरेंज फेज में रहता है, तो ग्रीन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, चेक करना हो कि आपका सर्वर इंस्टॉल हो गया है या नहीं हुआ है, तो आप क्या करते हैं कि अपने ब्राउजर के अंदर लोकल होस्ट लिखते हैं। लोकल होस्ट जब लिख लेते हैं आप, तो इस तरह से वैम्प सर्वर का बेसिकली आपके पास एक पैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। और कोशिश करें इसको इंस्टॉल करें, और इसकी जो डायरेक्टरी है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ इसको डी ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये WAMP64 के नाम से इसका फोल्डर क्रिएट होता है, ठीक है। और ये www जो फोल्डर है, बाकी सारी फाइल्स इसकी जो रेलेवेंट है, जैसे कि अपाची सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है तो ये सर्वर से रिलेटेड है, कुछ इसकी PHP के स्क्रिप्ट्स और PHP में एडमिन, वो सारे सॉफ्टवेयर जो है ना वो बाकी फोल्डर्स हैं बेसिकली। जैसे कि यहाँ पे ये ऐप्स के अंदर एडमिनर है PHP में एडमिन है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और साथ में आप दूसरे फोल्डर्स को भी ओपन करके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। अपाची का सर्वर है, माई सीक्वल है और PHP है, ठीक है। PHP के अंदर जो 7.4 है वर्जन, डिफरेंट वर्जन जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें। लेकिन इसमें जो www, ये जो फोल्डर है 3 W ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो www डॉट समथिंग समथिंग होता है, ठीक है, xyz.com से ओपन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे वो यहाँ पे पड़े होंगे, ठीक है। तो आज की एक्टिविटी के लिए भी मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं प्रोजेक्ट 1 रख लेता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट 2 के नाम से पहले से एक फोल्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट 1, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट 1 क्या है कि क्रिएटेड है ऑन माय सर्वर। अब इसको मैंने एक्सेस करना है, यहाँ पे मैं वापस आता हूँ अपने लोकल होस्ट के ऊपर और यहाँ पे लिखता हूँ प्रोजेक्ट 1, ठीक है। तो आप देखें कि क्या ओपन होता है। बिल्कुल वैसी डायरेक्टरी आपको नजर आ रही है जैसे कि आपने अभी फ्रेश किसी वेब होस्टिंग के ऊपर स्पेस ली हो, ठीक है। वहां पे भी आपको यही चीजें नजर आ रही होती हैं कि आपके पास जो है ना फाइल्स की इंडेक्स नजर आ रही होती है। अगर आपके पास उस फोल्डर के अंदर कोई भी इंडेक्स फाइल नहीं होती है, ठीक है। तो अभी वापस मैं जो स्क्रीन है वो शेयर करता हूँ, आप स्पेसिफिकली अपने कोडिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस फाइल को सेव करते हैं, सेव एज, उसी प्रोजेक्ट 1 के फोल्डर के अंदर उसको सेव करते हैं और फिर देखें कि वो फाइल हमें नजर आती है वहां पे।